हेलो एवरीवन, दृष्टि के CUET प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ MCQs के साथ। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की, उनके उत्तर को देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप अधिक से अधिक MCQs की प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपकी तैयारी को बहुत मजबूती मिलेगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका पहला सवाल क्या है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शंस दिए गए हैं अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, अचल पुंग युग्मक या गतिशील पुयुग्मक। तो अभी इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। जब हमने निषेचन पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमने जो मानव जनन है या पौधों में भी सेम चीज, हमने उसको कुछ पार्ट्स में बांट लिया था। हमने उसे किस किस पार्ट में बांटा था? पहला, दूसरा और तीसरा। पहले भाग में हमने पढ़ा था क्या? निषेचन पूर्व घटनाएं। कुछ घटनाएं हैं जो कब होंगी? निषेचन से पूर्व होंगी। दूसरे भाग में हमने पढ़ा था निषेचन, और तीसरे भाग में हमने पढ़ा था निषेचन के पश्चात कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। निषेचन पश्चात घटनाएं। तो हमने देखा था कि जब निषेचन होना है उसके लिए कुछ तैयारियां हैं। वो तैयारियां कौन से पार्ट में होंगी? निषेचन पूर्व घटनाओं में। इसमें क्या होता है? युग्मक बनते हैं, उसे हमने कहा था युग्मक जनन। और दूसरे में क्या होगा? इन युग्मक का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण होगा इन युग्मक का। अब जो युग्मक हैं वो दो तरह के बने थे। कौन कौन से? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, मानव जनन की, तो इसमें शुक्राणु बना था, शुक्राणु। और दूसरा क्या बना था? एक एग सेल बना था, अंडाणु जिसे हमने कहा था। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? युग्मक जनन में। उसके बाद ये शुक्राणु स्थानांतरित होता है कहाँ? अंडाणु के पास। इसे हमने किसके अंतर्गत पढ़ा था? युग्मक स्थानांतरण के। अब हमारे पास एक शुक्राणु है और एक अंडाणु है। ये जो शुक्राणु और अंडाणु ये जो बने थे, बनने के बाद इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? युग्मक निषेचन में हम पढ़ते हैं। जब युग्मक का निर्माण हो गया, अब क्या हो रहा है? स्थानांतरण के बाद निषेचन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? युग्मनज बना रहे हैं, यानी जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट बना रहे हैं। अब क्या हो रहा है? एक चीज हमें पता चल गई है कि दो युग्मक के संलयन से क्या बन रहा है? युग्मनज बन रहा है, यानी जाइगोट बन रहा है। लेकिन हमारे सवाल में साथ में पूछा गया है कि ये जो युग्मनज बना है ये तो क्लियर हो गया, अब ये अगुणित है या द्विगुणित है, तो उसको भी समझ लेते हैं। ये पेरेंट सेल है, कोई भी पेरेंट सेल, ये भी एक पेरेंट सेल है, या इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, ये कोई पेरेंट्स हैं। इन पेरेंट्स से यहां से क्या आता है? हमेशा स्पर्म। यहां से क्या आता है? स्पर्म। और हमने पूरे प्रोसेस में ये बहुत अच्छे से समझा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसकी सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। तो द्विगुणित कोशिकाएं हैं इनके पास। लेकिन जब भी वो युग्मक का निर्माण करेंगे तो उस वक्त उनकी सेल्स किस प्रोसेस से गुजरती है? अर्धसूत्री विभाजन से। और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप चाहे शुक्राणु का निर्माण हो या फिर अंडाणु का, जो शुक्राणु और अंडाणु होगा वो क्या होगा? वो N होगा, यानी अगुणित होगा। क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो सेल है ये किस प्रोसेस से गुजर रही हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। और अर्धसूत्री विभाजन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? अगुणित कोशिकाएं होती है। यानी शुक्राणु जो होगा वो भी अगुणित होगा और अंडाणु जो होगा वो भी क्या होगा? अगुणित होगा। अब ये शुक्राणु और अंडाणु, इनके बीच क्या होगा? संलयन होगा। युग्मक संलयन। युग्मक
संलयन, यानी ये गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे और ये निर्माण करते हैं किसका? युग्मनज का। युग्मनज का। अब बताइए, जब ये n है और ये n है तो दो n आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 2n, यानी जो हमारा युग्मनज होगा वो क्या होगा? 2n, यानी द्विगुणित होगा। तो अब हमें पता चल गया है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो रहा है? 2n जाइगोट का, यानी 2n का मतलब द्विगुणित, द्विगुणित, और जाइगोट मतलब युग्मनज। और इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगले सवाल को देखते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्रमार्ग या फिर योनि। तो अभी हमने जब लेक्चर पढ़ा था या CUET की जो दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है उसमें आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम यहाँ बना लेते हैं। वो स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर है जो हमने अपने लेक्चर में भी कवर किया है। ये स्ट्रक्चर है मादा जनन अंग का। वहां पर जब पढ़ाते हुए भी हमने इसको वेल लेबल्ड किया था, नामांकन किया था, तो हमने देखा था कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। इसे हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा था, इस स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को, और उनके नाम अलग अलग थे जिनका विस्तार से हमने लेक्चर में बताया हुआ है। ये हमने पढ़ा था गर्भाशय, ये हमने पार्ट पढ़ा था गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा की जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। योनि में उसकी ओपनिंग होती है। तो अभी हमने जब इसको लेबल्ड किया, इनका नामांकन किया, तो हमें वो सभी नाम मिल गए हैं सिवाय किसके? मूत्र मार्ग के। यानी जब भी हम मादा जनन अंग को देखते हैं तो मूत्र मार्ग उसका हिस्सा नहीं है। लेक्चर के दौरान भी ये बार बार डिस्कस हुआ था कि मादा जनन अंग और नर जनन अंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जो यूरिन की ओपनिंग होती है मादा में वो अलग होती है और जो जनन के लिए ओपनिंग होती है वो अलग होती है, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में मूत्र के लिए जो ओपनिंग होती है वो एक ही होगी, उसी से स्पर्म का इजैकुलेशन होता है और उसी से यूरिन पास होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन सी, मूत्र मार्ग। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जनन का पहला चरण निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो डेफिनेटली अभी अभी हमने इसको देखा भी है। शुक्राणु क्या था? अगुणित कोशिका, अंडाणु भी अगुणित कोशिका, और उसके बाद उनमें क्या हुआ? निषेचन या फिर युग्मक संलयन उसे कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमारा युग्मनज बना था, युग्मनज। और ये कैसा था? ये द्विगुणित था। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सभी अंड प्रजक यानी ओविपेरस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से जो सवाल पूछने वाला है वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? जब हमने निषेचन पढ़ा था तो हमने निषेचन पढ़ा था 2 तरीके का, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन में हमने एग्जाम्पल लिया था किसका? फ्रॉग का। उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट है, एक फ्रॉग अपने मेल गैमेट को एनवायरमेंट में छोड़ देता है और जो फीमेल है वो भी अपने गैमेट को क्या करती है? एनवायरमेंट में छोड़ देती है। और जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, जो निषेचन की क्रिया है, वो कहाँ होगी? ना तो वो नर के शरीर में होगी, ना ही मादा के शरीर में होगी। वो शरीर के बाहर क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, और वो जाइगोट बाद में किस में बदलेगा? युग्मनज किस में बदलेगा? भ्रूण में बदलेगा, यानी एम्ब्रियो में बदलेगा।
अंतःनिषेचन में मादा के शरीर के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है, और मादा के शरीर के अंदर निषेचन होने के बाद क्या होगा, उसमें जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब जो ये एम्ब्रियो बना है, अब ये एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो बन गया, अब ये एम्ब्रियो या तो अंडे के रूप में बाहर आएगा या फिर एक पूरे भ्रूण का जब पूरा विकास हो जाएगा उसके बाद वो भ्रूण परिपक्व होकर बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बर्ड्स में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन तो मादा के अंदर ही होता है, लेकिन जाइगोट यानी युग्मनज बनने के बाद भ्रूण बन रहा है और उस भ्रूण के चारों तरफ एक बहुत मोटी परत बनती है, और उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं, यानी अंडों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद इस एनवायरनमेंट में उनकी सुरक्षा करते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अंडे क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं, और उसमें से क्या निकलता है, एक नया ऑर्गेनिज्म निकलता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक, इसको हम कहते हैं ओवीपैरस, यानी उन्होंने किसका प्रोजेक्ट किया है, अंड का, अंड प्रोजेक्ट कहते हैं ऐसे एनिमल्स को। तो हमने समझा कि जो अंड प्रोजेक्ट वाले जो जानवर है वो जरूरी नहीं है कि उनका निषेचन कहाँ हुआ हो, शरीर के बाहर हुआ हो, शरीर के अंदर भी होता है, और इसीलिए जो मादा है वो क्या कर रही है, अंड को क्या कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, अंड को पैदा कर रही है। लेकिन इसके अलावा दूसरा टाइप क्या होता है, विविपैरस, उसमें क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमंस है। ह्यूमन क्या करता है, फर्टिलाइजेशन भी शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एक नवजात को जन्म देगा। अंडे को जन्म नहीं दे रहे हैं यहाँ पर ह्यूमंस, किसको दे रहे हैं, एक पूरे नवजात शिशु को जन्म दे रहे हैं। तो इस बिहाफ पर दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, ओवीपैरस और विविपैरस। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है कि मादा के शरीर के बाहर ही होता है क्या, निषेचन। निषेचन मादा के शरीर के बाहर नहीं होता, बल्कि मादा के शरीर के अंदर भी होता है, बाहर के भी अपवाद भी हैं, लेकिन जनरली अंदर होता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सवाल में पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सही कथन केवल एक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। ठीक, ये कह रहा है कि जब शुक्राणु बनते हैं यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए जो मेल है, जो नर है, उसके शरीर के तापमान से ज्यादा तापमान चाहिए होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, हम जानते हैं कि जो शुक्राणु है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है, यानी वृषण में हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है। और हमें पता है कि वृषण कहाँ स्थित होते हैं, ये एब्डोमेन है मेल का, एब्डोमेन कैविटी के नीचे की तरफ होता है क्या, ये टेस्टिस। और ये क्यों होता है टेस्टिस मानव शरीर के बाहर की तरफ, ताकि उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस, मतलब जो एक टेम्परेचर माना जाता है वो माना जाता है कि मानव शरीर से 2 डिग्री कम होना चाहिए, और तभी क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय ये जो वृषण है ये उस बच्चे के कहाँ होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। लेकिन जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये वृषण जो है ये शरीर, उसके जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ से कहाँ आ जाते हैं, नीचे शरीर के बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आगे जाकर जब प्यूबर्टी होगी और जब एक मेल में स्पर्म का निर्माण होना शुरू होगा, शुक्राणु बनने शुरू होंगे, तो वो तभी बन सकते हैं जब इन वृषण का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से क्या हो, कम हो। जबकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, अधिक दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, टेस्टोस्टेरॉन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौवनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम हार्मोन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन फीमेल में, प्रोजेस्टेरॉन, तो हम उनके ऑक्सीटोसिन फीमेल में अगेन
तो हम उनके कार्यों को देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं। तो जब शुक्राणु बनते हैं यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जब मेल में प्यूबर्टी होती है यानी उनके मूंछ दाढ़ी आना या फिर उनके आवाज़ का भारी होना, तो जितने इस तरह के लक्षण हैं जो प्यूबर्टी पर होते हैं मेल के अंदर, उनमें टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सही है, तो केवल 2, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। इस लिहाज से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल, मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, मादा में अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये है अंडाशय, और यहाँ पर क्या होता है, अंड का निर्माण होता है, जिसे ये जो झल्लरी है ये क्या करता है, ये इसे क्या कर लेता है, यहाँ से कैच कर लेता है। तो ये पूरे डिटेल में जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है लेक्चर में, और CUET की किताब में भी बहुत डिटेल से 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये बिल्कुल सही है, अंडाशय में होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। अब जब निषेचन होता है तो ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसमें भी एम्पुला में क्या होता है यानी तुम्बिका में क्या होता है, यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यानी जो स्पर्म आएगा यहाँ से ट्रैवल करके वो यहाँ आएगा, और यहाँ पर जब एग यहाँ पर पहुँचता है, अगर उन दोनों की टाइमिंग मैच करती है तो निषेचन होता है। और ध्यान रखना है कि निषेचन कहाँ होता है, एम्पुला यानी तुम्बिका में होता है। और यहाँ कहाँ कहा गया है, यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में होता है, जबकि गर्भाशय का स्ट्रक्चर कहाँ है, गर्भाशय तो यहाँ है। तो गर्भाशय में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, तुम्बिका में होता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। आगे स्टेटमेंट है, प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना है। याद रखना है, पोषण के लिए, किसके, भ्रूण के। तो हम एक स्ट्रक्चर से इसे समझते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब गर्भाशय में एक भ्रूण का विकास होना शुरू होता है, तो एक नाल, जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं, प्लेसेंटा या फिर अपरा कहते हैं, इससे क्या होता है, भ्रूण और माँ के बीच एक कनेक्शन बनता है, और इसी अपरा, इसी नाल से जितना भी पोषण है वो भ्रूण को क्या होता है, मिलता रहता है। और इसे यही हमारे स्टेटमेंट में कहा भी गया है कि प्लेसेंटा यानी अपरा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। पूछा है कौन सही नहीं है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब भी आप MCQs करें तो सॉल्व करने के बाद देखिए, पहला और तीसरा भी ऑप्शन दिया हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ पर दिया होता पहला और तीसरा, ठीक, तो ये भी हो सकता था कि हम ये ही ना देखते कि सवाल में सही नहीं है पूछा है या सही है पूछा है, और मैं एक्साइटमेंट में इसको टिक करके आ जाती और खुश भी होती कि मेरा सवाल तो बिल्कुल सही हुआ है, और अपने सही वालों में उसको काउंट करती। तो इसके लिए ज़रूरी है सवाल सॉल्व करने के बाद अच्छे से देखना है कि पूछा क्या है, और पूछा क्या है, पूछा है कौन सही नहीं है। तो सही कौन नहीं है, ऑप्शन ए, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी के 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, जिसको हमने इस डायग्राम से समझा भी है। तो आज के ये 5 MCQs थे। और भी ज़्यादा MCQs को सॉल्व करने के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की CUET की जीव विज्ञान की किताब का सहारा ले सकते हैं एज अ रेफरेंस, और उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। उसमें पूरे लेक्चर को भी बहुत डिटेल से दिया गया है, और फिर हर लेक्चर के MCQs को वहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया गया है विद आंसर्स। तो आप उसको सॉल्व करते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तब तक के लिए नमस्कार।